हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। यह वीडियो दोस्तों यूपी टीजीटी के साथ साथ यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, एनबीएस केबीएस और यूपीएससी की तैयारी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं। यह प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी सोशल साइंस 2021 के प्रश्न पत्र की तरह है। इसके प्रश्नों की प्रकृति 2021 में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित है। इसके सारे प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो दोस्तों आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल यूपी टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कराता है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? ऑप्शन में दिया है जी.आर. शर्मा, मार्टिमम व्हीलर, रॉबर्ट ब्रूस फूट और ले मसूरियर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ले मसूरियर। एच.पी. ले मसूरियर ने दोस्तों 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित टोंस घाटी से नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? ऑप्शन में दिया है मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में या इनमें से सभी में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रागैतिहासिक युग में दोस्तों मनुष्य अपनी आत्मरक्षा के लिए मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में और नदियों के कगार पर रहते थे। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन में दिया है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चंदोदड़ो से और बनवाली से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों सूती वस्त्रों के प्रयोग के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कपास की खेती की जाती थी। कपास दोस्तों सैंधव लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी लोग सिंध क्षेत्र को सिंडन कहते थे, जो सिंधु शब्द से निकला है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़े के अस्थि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन में दिया है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से और सुरकोटदा से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा से। सुरकोटदा से दोस्तों घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? ऑप्शन में दिया है राजा, पुरोहित राजा, व्यापारियों का अल्पतंत्र और शासन व्यवस्था अज्ञात थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शासन व्यवस्था अज्ञात थी। हड़प्पा कालीन नगरों के शासन का प्रमाण दोस्तों नहीं मिला है। अलग अलग विद्वान अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ कहाँ से मिलता है? ऑप्शन में दिया है वैदिक काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल और गुप्त काल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हड़प्पा काल, ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा काल में दोस्तों मोहनजोदड़ो नामक स्थान से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? ऑप्शन में दिया है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर सी। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल कौन है? ऑप्शन में दिया है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राखीगढ़ी। राखीगढ़ी दोस्तों भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन पुरास्थल है। इसके बाद धौलावीरा है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्व की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है। यहाँ पर दोस्तों राजस्व नहीं, राजत्व होगा। राजत्व की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन में दिया है ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और तांड्य ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, ऐतरेय ब्राह्मण से। ऐतरेय ब्राह्मण से दोस्तों राजत्व की उत्पत्ति संबंधी आख्यान मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है दोस्तों कि युद्ध में जब देवता पराजित हो रहे थे तो उन्होंने प्रजापति के नेतृत्व में इंद्र को अपना राजा चुना। तो इस प्रकार दोस्तों राजत्व की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान ऐतरेय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन में दिया है इंद्र, विदेह माधव, अग्नि और सुदास। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विदेह माधव। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों आर्यों के उत्तरी बिहार में आर्यीकरण का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा में मिलता है। तो आप विदेह माधव याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को क्या कहा जाता था। ऑप्शन में दिया है गोष्ठ, क्षेत्र, खल और खिल्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खिल्य, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में दोस्तों कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। भूमि जो है वह टुकड़ों में विभाजित थी जिसको खेत कहा जाता था, जिसके मध्य में जमीन की पट्टियों को खिल्य कहा जाता था, जिसको मेड़ी कहते हैं गांव में। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था। ऑप्शन में दिया है बरगद, पीपल, आम और केले को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पीपल को। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों पीपल को अश्वत्थ कहा जाता था और इसकी पूजा होती थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था। ऑप्शन में दिया है ऋषभदेव, अजितनाथ, नेमिनाथ और महावीर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महावीर, ऑप्शन नंबर डी। स्वामी महावीर दोस्तों जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा दर्शन जैन धर्म से साम्यता रखता है। ऑप्शन में दिया है न्याय, साख्य, मीमांसा और वैशेषिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, साख्य। साख्य धर्म दोस्तों जैन धर्म से साम्यता रखता है, साख्य दर्शन। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया। ऑप्शन में दिया है पाली, प्राकृत, मराठी और बंगाली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा। जैन धर्म गुरुओं ने दोस्तों जन सामान्य की प्राकृत भाषा में धर्मोपदेश दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेगस्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है। ऑप्शन में दिया है चोल, चेर, सातवाहन और पांड्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पांड्य। मेगस्थनीज ने दोस्तों अपने पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के पांड्य राजवंश का उल्लेख किया है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कालक्रम के अनुसार अंत में कौन था। ऑप्शन में दिया है अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चाणक्य और कनिष्क। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। इनमें से दोस्तों सबसे पहले रहेंगे चाणक्य। चाणक्य दोस्तों मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक शासक बनता है, तो चाणक्य के बाद रहेगा अशोक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दोस्तों गुप्त वंश का शासक था और कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। गुप्त वंश से पहले कुषाणों ने शासन किया था, तो पहले कनिष्क रहेगा इनमें से और अंत में रहेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इस प्रकार दोस्तों कालक्रम के अनुसार इनमें से
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सबसे अंत में होगा। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ऑप्शन में दिया है अकरा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, लोहा अध्यक्ष और सुना अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, अकरा अध्यक्ष। मौर्य प्रशासन में दोस्तों खानों के अध्यक्ष को अकरा अध्यक्ष कहा जाता था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महामोक्ष परिषद का मुख्य अतिथि कौन था? ऑप्शन में दिया है ह्वेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज और इब्न बतूता। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों प्रयाग में हर 5वें साल महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। इनमें से दोस्तों 6ठे महामोक्ष परिषद के मुख्य अतिथि थे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने लिखा है दोस्तों कि इस परिषद का आयोजन 75 दिन तक चला था। हर्षवर्धन ने क्रमशः बुद्ध, सूर्य और शिव की आराधना की थी। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन में दिया है करणिक, ध्रुवाधिकरण, सौल्किक और समाहर्ता। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, करणिक। गुप्त काल में दोस्तों भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए करणिक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति होती थी। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में भूमि माप की इकाई है? ऑप्शन में दिया है कर्ष, विशोपक, द्वारक और निवर्तन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निवर्तन। गुप्त काल में दोस्तों भूमि को मापने के लिए कई तरह की इकाइयां प्रचलित थीं। इनमें शामिल था निवर्तन, नल, कुल्यावाप, द्रोणवाप, आढ़वाप और पाटक। तो आप इसको याद रखेंगे। इनमें से निवर्तन था गुप्त काल में भूमि मापन की इकाई। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल में सार्थवाह को क्या कहा जाता था? ऑप्शन में दिया है जिला प्रशासन का प्रमुख, व्यापारिक कारवां का प्रमुख, समिति प्रमुख और श्रेणी प्रमुख। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक कारवां का प्रमुख। गुप्त काल में दोस्तों व्यापारिक कारवां के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। गुप्तकालीन आंतरिक व्यापार श्रेष्ठी, सार्थवाह, कुलिक और निगम के द्वारा संगठित होता था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? तो इक्ता का आवंटन शुरू किया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। बंद किसने किया था? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है नसीरुद्दीन महमूद ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सैनिकों को नकद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया। अलाउद्दीन नगद वेतन देता था सैनिकों को। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया था? ऑप्शन में दिया है गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को यात्री इब्न बतूता दोस्तों 1333 ईस्वी में दिल्ली में आया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता ने इस पद पर 8 साल तक काम किया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा गया है? ऑप्शन में दिया है उत्बी, फिरदौसी, अमीर खुसरो और अलबरूनी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। फिरदौसी को दोस्तों फारसी का होमर कहा गया है। यह मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण विद्वान था। यह महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। इसने कई ग्रंथों की रचना की है जिसमें शाहनामा प्रमुख है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन में दिया है गुजरात, मालवा, सिंध और लाहौर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाहौर।
बहलोल लोदी दोस्तों दिल्ली में प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक था। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले यह लाहौर का गवर्नर था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन में दिया है शाह तुर्कान, रजिया, माहम अनगा और जीजी बेगम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रजिया। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली दोस्तों प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया बेगम थी। इसके पहले शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज के संरक्षक के रूप में कार्य कर चुकी थी, लेकिन इसका सही उत्तर है रजिया। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन में दिया है उलेमा, उमरा, लगान वसूलने वाला और सेना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेना। मध्यकालीन भारत में दोस्तों सुल्तान की शक्ति का प्रमुख आधार सेना था। जिसके पास सेना और सामर्थ्य होता था वही सुल्तान बनता था और उससे अपने साम्राज्य की रक्षा करता था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए वक्फ विभाग किससे संबंधित था? ऑप्शन में दिया है व्यय कागजात की देखभाल करने से, जानवरों के व्यापार से, शाही कारखानों से, बाजार व्यवस्था से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, व्यय कागजात की देखभाल करने से। इस विभाग की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर जिस एटम बम को गिराया था उसका क्या नाम था? ऑप्शन में दिया है लिटिल बिल, लिटिल फ्लाई, लिटिल गर्ल और लिटिल बॉय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लिटिल बॉय। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोस्तों 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम 235 एटम बम गिराया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन नामक एटम बम गिराया था। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन में दिया है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सिजदा परंपरा को दोस्तों बलबन ने शुरू किया था और शाहजहां ने इसको समाप्त किया था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा था? ऑप्शन में दिया है चुनारगढ़, चौसा, बिलग्राम यानी कि कन्नौज के निकट और दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिलग्राम। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच दोस्तों 1540 ईस्वी में बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध हुआ था। यह एक निर्णायक युद्ध था क्योंकि इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा और शेर शाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार करके भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आप इसको याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर को कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन में दिया है आगरा में, काबुल में, लाहौर में, फतेहपुर सीकरी में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काबुल में। 26 दिसंबर 1930 को दोस्तों मृत्यु के बाद बाबर को आगरा में दफनाया गया था, किंतु बाद में शेर शाह के शासनकाल में उसकी अस्थियों को बाबर की विधवा ने, जिसका नाम था मुबारक यूसुफ जई, उसने उसकी अस्थियों को काबुल में दफनाया था। तो इसका सही उत्तर है काबुल। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी? ऑप्शन में दिया है मलिका ए जहां, नूरुन्निसा बेगम, शाह बेगम और जगत गोसाई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शाह बेगम। शाह बेगम का मूल नाम था दोस्तों मानबाई। मानबाई भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन थी। इनका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। जहांगीर के व्यवहार से दुखी होकर इन्होंने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी? ऑप्शन में दिया है आजम, अकबर, मुअज्जम और कामबख्श। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकबर, मोहम्मद अकबर। दोस्तों औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने दोस्तों 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को कमजोर कर दिया था। मोहम्मद अकबर दोस्तों राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास नहीं था। मोहम्मद अकबर दोस्तों एक उदार व्यक्ति था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन में दिया है पहला, मुगल शासन व्यवस्था मुख्यतः एक सैनिक शासन था। दूसरा है वह एक केंद्रीय भूत निरंकुशतावाद या एक तंत्रवाद था। तीसरा है सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। और चौथा है डी वाला, सम्राट द्वारा मंत्रियों से परामर्श लेना अनिवार्य नहीं था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में यह बात सत्य नहीं है। सल्तनत काल में दोस्तों सुल्तानों को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था, लेकिन मुगल बादशाहों को इस्लामी परंपराओं का पालन करना अनिवार्य नहीं था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया है स्मारक और सूची 2 में दिया है निर्माता। इसमें दिया है दोस्तों पहला, अलाई दरवाज़ा दिल्ली, निर्माता अलाउद्दीन खिलजी। इसका सुमेलन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। दूसरा है बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, अकबर। तो यह भी सुमेलन सही है दोस्तों। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। फिर तीसरा है दोस्तों मोती मस्जिद, आगरा, शाहजहां। तो शाहजहां ने दोस्तों आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, इसलिए यह सुमेलन भी सही है। और चौथा है एतमादुद्दौला का मकबरा, आगरा, नूरजहां। तो यह भी सुमेलन सही है दोस्तों। नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। तो इसमें दोस्तों एक सीक्वेंस से सब सही है। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। आप इसको याद रखेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया है फतुहात ए आलमगीरी, मासिर ए आलमगीरी, आलमगीरी नामा, मुक्तब उल लुबाब। तो इसमें दोस्तों पहला है फतुहात ए आलमगीरी, यह है ईश्वर दास नागर की। तो पहले का हो जाएगा तीसरा। फिर है मासिर ए आलमगीरी, यह है शाकिब मुस्ताद खां का। तो दूसरे का हो जाएगा चौथा। फिर अगला है दोस्तों आलमगीर नामा। आलमगीर नामा है दोस्तों मोहम्मद काजिम का। तो तीसरे का हो जाएगा पहला। और चौथा है मुक्तब उल लुबाब, यह है खाफी खां का। तो चौथे का हो जाएगा दूसरा। इसका सुमेलन दोस्तों आप इस प्रकार से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय साहित्यकार होने के नाते साहित्य के जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था? तो यह था दोस्तों लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। लॉर्ड लिटन दोस्तों 1876 से 1880 के बीच भारत का वायसराय था। प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ साहित्य का ज्ञान भी इसको था। यह एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और लेखक था। साहित्य जगत में वह ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अस्थायी शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन में दिया है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। रिपन के कार्यकाल में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन का विकास करना था। रिपन के कार्यकाल का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कार्य था अस्थायी स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 में पारित करना। लॉर्ड रिपन दोस्तों भारत की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से ही देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है।
प्रस्ताव के अंतर्गत दोस्तों ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका, तहसील आदि बोर्ड बनाए गए थे। नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य और आय के साधन दिए गए थे। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। भारत में स्थानीय शासन को प्रोत्साहित करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? तो यह बना था दोस्तों इनमें से ब्लामफील्ड फुल्लर। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन रद्द किया था? ऑप्शन में दिया है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में दोस्तों 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का भारत में आगमन हुआ था। दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसी समय लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। इसी साल यानी कि 1911 ईस्वी में दोस्तों भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन में दिया है 1950, 1951, 1952 और 1953। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1951। भारतीय संविधान का दोस्तों सर्वप्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 19 में परिवर्तन किया गया था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी किस स्थान से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे? ऑप्शन में दिया है फिंसबरी, लंदन, लिवरपूल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, फिंसबरी। दादा भाई नौरोजी दोस्तों फिंसबरी से ब्रिटिश संसद में सदस्य चुने गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया दोस्तों एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? ऑप्शन में दिया है इंडियन सोसाइटी, भारत सेवक समाज, नेशनल इंडियन एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों 1905 में महाराष्ट्र के पूना में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, भारत सेवक समाज की। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें दिया है दोस्तों बाइबल योजना की घोषणा, मुस्लिम लीग का सीधी कार्यवाही दिवस, कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा और क्रिप्स मिशन का आगमन। तो इनमें से दोस्तों सबसे पहले रहेगा क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों 1942 में। इसके बाद रहेगा दोस्तों बाइबल योजना की घोषणा, यह हुई थी दोस्तों 1945 में। इसके बाद रहेगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा। तीसरे नंबर पर कैबिनेट मिशन की योजना की घोषणा हुई थी दोस्तों फरवरी 1946 में। इसके बाद रहेगा मुस्लिम लीग का सीधी कार्यवाही दिवस, 16 अगस्त 1946 को दोस्तों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था। तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पर। तो इसमें से दोस्तों चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला इस हिसाब से रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? ऑप्शन में दिया है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु और ज्योतिबा राव फूले। इन सभी लोगों ने दोस्तों अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन इनमें से सबसे पहले आवाज़ उठाया था दोस्तों ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने दोस्तों इनमें से सबसे पहले अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज़ उठाया था।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन में दिया है 1917 में, 1827 में, 1817 में और 1859 में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 1917 में। जेम्स मिल की रचना दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन 1917 में हुआ था। 2021 में यह क्वेश्चन आया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूस की क्रांति 1917 के समय में रूस का शासक कौन था? तो यह था दोस्तों जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। जार निकोलस के राजवंशों ने 300 साल तक शासन किया था। उसके बाद 1917 में रूसी क्रांति के द्वारा इसका अंत हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध थी? ऑप्शन में दिया है स्पेन, रूस, इंग्लैंड और इटली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड के विरुद्ध। इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप करने के लिए दोस्तों नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? ऑप्शन में दिया है के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली और सरदार पटेल। तो आप जानते ही हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फजल अली। 1953 में दोस्तों फजल अली की अध्यक्षता में राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने दोस्तों राज्यों के पूर्ववर्ती व्यवस्था को समाप्त करते हुए देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की सिफारिश की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रथमतः मुद्रणालय यानी कि प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले थे? तो ये लाए थे दोस्तों पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। भारत में दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को प्राप्त है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्बा से भागकर नेपोलियन फ्रांस कब लौटा? ऑप्शन में दिया है अप्रैल 1814, मार्च 1815, जनवरी 1816 और जून 1815। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मार्च 1815। ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दोस्तों लिपजिंग के युद्ध में नेपोलियन को बुरी तरह से पराजित किया था। नेपोलियन भागकर मार्च 1815 में फ्रांस आया था। 1815 में ही दोस्तों वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन अंतिम रूप से पराजित हो गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1933 में कोरफू विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों यूनान और इटली के मध्य। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। तो यूनान और इटली के बीच में दोस्तों 1923 में कोरफू का विवाद हुआ था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेडान युद्ध किनके मध्य में हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों फ्रांस और प्रसा के बीच में। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। आप इनको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सरकार के साथ हैदराबाद के निजाम ने विराम समझौता पर की स्थिति को हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 29 नवंबर 1947 को भारतीय सरकार के साथ दोस्तों हैदराबाद के निजाम ने 29 नवंबर 1947 को विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत के स्वाधीन होने के पश्चात भारत में लगभग 562 देसी रियासत विद्यमान थे। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर का विलय सैन्य कार्यवाही के बाद में हुआ था। रियासतों का भारतीय संघ में विलय तत्कालीन अंतरिम सरकार के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय में हुआ था। उन्होंने ही किया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था? तो यह था दोस्तों लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, लियोनार्डो दा विंची लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तानाशाह जनरल फ्रैंको किस देश से संबंधित था? तो यह संबंधित था दोस्तों स्पेन से। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन इटली के एकीकरण से संबंधित था?
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनरी। कार्बोनरी दोस्तों एक संगठन था जो इटली के एकीकरण से संबंधित था। 1820 में दोस्तों मैजिनी इस दल का सदस्य बना और इटली के एकीकरण के लिए कार्य किया। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? ऑप्शन में दिया है बंगाल, गुजरात, अवध और पंजाब। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अवध है। अवध क्षेत्र को दोस्तों सैनिकों की पौधशाला के नाम से जाना जाता था। 1856 में दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने पर पूरे देश के साथ साथ अवध ने भी इसका विरोध किया था और कंपनी में तैनात लगभग 75,000 सिपाहियों ने भी इसका विरोध किया था। 1857 की क्रांति के समय में भी अवध के सिपाहियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन, किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक की रचना की? ऑप्शन में दिया है मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, मॉन्टेस्क्यू। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दोस्तों द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक की रचना की थी। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का एक विचारक था, वह न्यायविद और उपन्यासकार भी था। मॉन्टेस्क्यू लुई 14वें के समकालीन था। फ्रांस के देशभक्त दोस्तों मॉन्टेस्क्यू की इस पुस्तक से प्रभावित थे। फ्रांसीसी की क्रांति में इस पुस्तक का बहुत ही अहम रोल है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।